नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, 10 दिसंबर को दिए जाएंगे नोबेल पुरस्कार। सामाजिक संस्थाओं की भूमिका पर रिसर्च के लिए दिया गया है नोबेल। एससीओ की बैठक की मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान। विदेश मंत्री एस जयशंकर हो रहे हैं शामिल। इमरान खान की पार्टी ने दी विरोध की धमकी। और यूनिसेफ की मदद करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बना भारत। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है यूनिसेफ। यूएनजीए ने की थी स्थापना। आइए शुरू करें। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में इकोनॉमी के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है। इसे आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरियस रिक्सबैंक पुरस्कार या फिर द स्वेरियस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल कहते हैं। देखिए, अन्य विषयों में नोबेल की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक 1901 से की गई थी। वहीं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 से। इसका गठन स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में किया गया था। इसी के चलते कई बार यह भी कहा जाता है कि टेक्निकली इकोनॉमी के नोबेल प्राइज को नोबेल मानना गलत है। लेकिन इन तर्कों से परे इकोनॉमी का नोबेल प्राइज भी अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी यानी 10 दिसंबर पर दिया जाता है। 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरॉन असेमगो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को देने की घोषणा की गई है। इन तीनों ने ही इस विषय पर अध्ययन किया है कि कैसे सामाजिक संस्थाएं किसी देश की समृद्धि को प्रभावित करती हैं। नोबेल कमेटी के मुताबिक ऐसे समाज जहां पर कानून का शासन कमजोर होता है और संस्थाओं की स्थिति भी मजबूत नहीं होती, वहां पर जनता का शोषण होता है और ग्रोथ या बेहतर बदलाव देखने को नहीं मिलते। इन नोबेल पुरस्कार विजेताओं के अध्ययन ने इस गुत्थी को समझाने में मदद की है कि ऐसा होता क्यों है। इनके अध्ययन के मुताबिक लोकतंत्र और समावेशी संस्थाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए कार्य करना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। चीन द्वारा सीमाओं पर होने वाली मनमर्जियों के बाद अब व्यापार के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत और यूएसए तो लंबे वक्त से चीन द्वारा अपनाई जा रही डंपिंग स्ट्रेटजी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब ये सवाल उठाया है इंडोनेशिया ने, और न केवल सवाल उठाया है बल्कि एप्पल और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों से मदद भी मांगी है। देखिए, चीन की एक ई कॉमर्स कंपनी है टेमू। इंडोनेशिया ने गूगल और एप्पल से अपने ऐप स्टोर से इंडोनेशिया में इसके ऐप को ब्लॉक करने की मांग की है। मतलब ये कि जब इंडोनेशिया के लोगों के फ़ोन और टैब में ये ऐप डाउनलोड नहीं होगा तो वे इसे यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। अब सवाल है कि इंडोनेशिया को आखिर चीन से समस्या क्या है। समस्या है टेमू द्वारा अपनाई जा रही बिजनेस की स्ट्रेटजी। टेमू के बिजनेस मॉडल में चीन की फैक्ट्रीज द्वारा बड़े स्तर पर माल को कम दामों में सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। टेमू के ऐसे पार्सल कई देशों के ग्राहकों तक सीधे पहुंचाए जा रहे हैं। इस बिजनेस मॉडल से इंडोनेशिया को अपने यहाँ के छोटे और मध्यम उद्यमों पर खतरा नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया टेमू द्वारा स्थानीय ई कॉमर्स में किए जा रहे निवेश को भी ब्लॉक करने की तैयारी में है। इसके अलावा इंडोनेशिया चीन के शॉपिंग ऐप शीन को भी ब्लॉक करने की तैयारी में है। इससे पहले इंडोनेशिया टिकटॉक को बीते साल ब्लॉक कर चुका है। आपको बता दें, इंडोनेशिया भूमध्य रेखा पर स्थित एक देश है। यह कई हजार द्वीपों से मिलकर बना है। इसे मुख्यतः 4 समूहों में बांटते हैं: ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह, लेसर सुंडा द्वीप समूह, मोलुकास द्वीप समूह और न्यू गिनी। इन समूहों में ही इसके कुछ अहम द्वीप शामिल हैं। ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह में इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप शामिल हैं: सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलावेसी। इंडोनेशिया अपनी सीमा पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया और तिमोर लेस्ते से साझा करता है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी
जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। इन दिनों एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लगातार खबरों में है। एससीओ का 23वां हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर के बीच आयोजित होना है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेने जा रहे हैं। उनके जाने की खबर के बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, लेकिन इस तरह के कयासों का खंडन खुद विदेश मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में किया। उनके मुताबिक ये एससीओ के सम्मेलन में शामिल होने के मकसद से जा रहे हैं, न कि किसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने। एससीओ का सम्मेलन चूंकि पाकिस्तान में आयोजित होने जा रहा है, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी ये सुर्खियों में है। पाकिस्तान में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर हाई अलर्ट जारी है। आंतरिक स्तर पर पाकिस्तान के मुद्दे तो सुरक्षा के लिए खतरा है ही, दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी तहरीके इंसाफ ने 15 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तहरीके इंसाफ के नेता इमरान खान जेल में बंद हैं और पार्टी का कहना है कि उनको उनके परिवार, वकील और डॉक्टर से मिलने की अनुमति दी जाए। इसी के चलते ये विरोध प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान में इसे राजनीतिक आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है। अब एक बार एससीओ से जुड़ी कुछ बेसिक बातों को समझ लीजिए। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। उज्बेकिस्तान के अलावा बाकी के देश इससे पहले शंघाई 5 के सदस्य थे। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है। एससीओ में हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल सबसे शीर्ष निर्णय के स्तर की संस्था है। इसी का सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित होने जा रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय है कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स। ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये स्थित है। एससीओ का मकसद सदस्यों के मध्य आपसी भरोसे को मजबूत करना है, साथ ही ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि विषयों पर सहयोग विकसित करना है। वर्तमान में इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं जिन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा हासिल है। इनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी सदस्यता जून 2017 में हासिल हुई है। ईरान को पहले ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा हासिल था, लेकिन 2023 में भारत में हुए सम्मेलन में ईरान ने पूर्ण सदस्य के तौर पर हिस्सा लिया। वहीं बेलारूस को कजाकिस्तान में आयोजित हुए सम्मेलन में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को 3 साल पूरे हो गए हैं। इस प्लान को सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के मकसद से लॉन्च किया था। 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सरप्राइज विजिट किया, जहां उन्होंने गति शक्ति अनुभूति केंद्र में गति शक्ति प्लान की उपलब्धियां भी देखी। पीएम गति शक्ति प्लान सतत विकास और आर्थिक समृद्धि को लेकर एक अप्रोच है। इसमें 7 इंजन्स को आधार बनाया गया है। इन 7 इंजन्स में रेलवे, सड़कें, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रा शामिल हैं। इस योजना के तहत सरकार की इन सभी क्षेत्रों में चल रही अलग अलग योजनाओं को एक कॉमन विजन और प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया गया है। अभी सड़क क्षेत्र में भारतमाला प्रोजेक्ट है, वाटरवेज में सागरमाला प्रोजेक्ट है, ऐसे ही वायु परिवहन में उड़ान योजना चलाई जा रही है। इन सभी अवसंरचनात्मक योजनाओं को एक विजन और एक व्यापक अप्रोच के साथ एक पेज पर लाया गया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार के हर विभाग के पास रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा है। गति शक्ति ऑनलाइन पोर्टल पर जियो स्पाशियल डेटा उपलब्ध है, जिसके जरिए हर क्षेत्र की प्लानिंग, चाहे सड़क हो या वाटरवेज हो, इसमें आसानी हुई है। इसमें क्लियरेंस को भी सीमलेस बनाने की कोशिश की गई है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के केंद्र में तकनीक है। इसमें जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और रियल टाइम डेटा ने बड़े अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत की अप्रोच को बदल दिया है। पहले किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर यह माना जाता था कि आज नींव रखी गई तो कई सालों के बाद अब यह प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा, लेकिन रियल टाइम डेटा ने चीजें बदल दी। अब प्रोजेक्ट्स में किस डिपार्टमेंट में कहां तक प्रोग्रेस हुई है या किस विभाग में किस वजह से चीजें रुक रही हैं, सबकी रियल टाइम जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसे ही हर मंत्रालय को यह मालूम चल जाता है कि उनका प्रोजेक्ट किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो वहां कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है हीट डोम।
हीट डोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्म हवा एक क्षेत्र में फंस जाती है और वातावरण में लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक विशाल गर्म कंबल आसमान में फैल जाता है और उस क्षेत्र को ढक लेता है। इस प्रक्रिया में उच्च दबाव वाला क्षेत्र गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे वो वातावरण में फंस जाती है और आसपास के क्षेत्र का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आप एक कार को धूप में खड़ा कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब आप कार के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार की खिड़कियां गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती और कार के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ता जाता है। इसी तरह हीट डोम में गर्मी वातावरण में फंस जाती है और बाहर निकल नहीं पाती, जिससे क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी महसूस होती है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। केंद्र सरकार ने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। इसी के साथ देश में महारत्न का दर्जा प्राप्त सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की संख्या 14 हो गई है। HAL रक्षा उत्पादन से जुड़ी एक सरकारी कंपनी है। यह कंपनी 23 दिसंबर 1940 को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी। कंपनी की स्थापना वालचंद हीराचंद ने तत्कालीन मैसूर सरकार के साथ मिलकर बेंगलुरु में की थी। इसे 1951 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में लाया गया था। यह विमानों और हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन, संचार, नेविगेशन और इलेक्ट्रिक उपकरण आदि का निर्माण करती है। महारत्न का दर्जा मिलने के बाद HAL को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर मर्जर, अधिग्रहण और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की स्वतंत्रता होगी। हाल ही में UN इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाया गया। यह दिन हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर रखी गई है, जो आपदा मुक्त भविष्य के लिए बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका पर जोर देती है। इस दिन की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई थी। इसका मकसद पर्यावरणीय आपदाओं की संभावनाओं को कम करना, आपदाओं के जोखिम को कम करना और जलवायु के अनुकूल संस्कृति को बढ़ावा देना है। IPU यानी अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। इस सभा में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा ओम बिरला IPU की गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में भी हिस्सा लेंगे, जो इस संगठन की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है। आपको बता दें, IPU राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है। इसकी शुरुआत 1889 में एक छोटे समूह के रूप में हुई थी। वर्तमान में इसके 180 संसद सदस्य और 15 सहयोगी सदस्य हैं। भारत यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को स्वास्थ्य एवं पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दरअसल भारत ने 2016 से 2023 तक यूनिसेफ को लगभग $6 बिलियन मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की है। भारत के इस योगदान में टीके, दवाइयां और अन्य आपूर्तियां शामिल हैं, जो दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यह बच्चों के जीवन को बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है और दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए एक जिम्मेदार संगठन है। केरल में रेयर बैक्टीरियल डिजीज का पहला मामला दर्ज किया गया। इस डिजीज को म्यूरिन टाइफस नाम से जाना जाता है। ये बीमारी रिकेट्सिया टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके वाहक में चूहे और अन्य छोटे जीव शामिल होते हैं। इस बीमारी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम माना जाता है। इसके लक्षण आमतौर पर 7 से 14 दिनों के भीतर दिखते हैं, जिसमें बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, उल्टी और रैशेज शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में ये बीमारी लीवर, फेफड़े या मस्तिष्क को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि इस बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, हाल ही में भारत किस वैश्विक संस्था को सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बना? यूनिसेफ, यूनेस्को, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के संस्थापक सदस्य हैं। SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। SCO USA का ब्रेन चाइल्ड है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था को देने की घोषणा की गई है? एसोसिएशन फॉर एड एंड रिलीफ,
एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर जापान एनजीओ सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन? सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी निहोन हिडेन युको। अगला प्रश्न था, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत को किस रैंक पर रखा गया है? 105, 106, 110 या फिर 111? सही जवाब है विकल्प ए यानी 105 रैंक। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नमस्कार।